चाल हैं आपके? आइए जी, आइए, पधारिए, पधारिए जी, पधारिए, बैठिए जी, बैठिए, आइए जी। जिसका था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई। मैं पिछले 6-7-8 साल से एक ही बात कह रहा हूँ, सीए का पैकेज कराना है तो रेसिडेंशियल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करिए। 3-4 महीने का मैंडेटरी रेसिडेंशियल प्रोग्राम कर लो सीए बनने के बाद। सिखाओ, पढ़ाओ, बढ़िया ट्रेन करो, फिर फिनिश प्रोडक्ट बना के निकालो। ठीक है? यूट्यूब में वीडियो शेयर किया है, बहुत जल्द ही ये स्कीम इम्प्लीमेंट होने वाली है। बहुत बढ़िया। अब आप सीए बनने के बाद रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा आप सबका। प्रणाम जी, प्रणाम। चलो जी, आवाज आ रही है? बताओ। वैसे ये होता क्या है? मैंडेटरी होगा सीए के बाद। मजे आ गए। अब भाई साहब गजब बदलाव होने वाला है। आप लोग का उज्जवल भविष्य। 2-4 प्रेसिडेंट और आ जाए ऐसे तो मजे आ जाए। चलिए, ये हो गया जी आपका। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? फिर तो लोचा नहीं आ गया कहीं। छोकर मेरे को दिया तूने क्या इशारा। बच्चों, क्या हो रहा है? आखिरी क्लास में भी लैग करवाओगे क्या? लैग हो रहा है क्या फिर से? बच्चों लैग हो रहा है क्या? अरे यार, मेरा हो गया खत्म। ये क्या होगा, न क्या होगा, न क्या होगा और क्या होगा। बच्चों, अब आ रही है आवाज? ये बताओ। ये हमें कलर्स में क्यों होता है? बस ऐसे क्यों होता है बेटा, जीवन में और खाली क्या है? बोलो बच्चों, क्या हो रहा है? बच्चों, ये क्या करवा रहे हो ना आप? आपके क्या हो रहा है? लैग चल रहा है। दो दिन सन्नाटा हुआ है, शाम को होता है। इंटरनेट तो क्या उसमें दिक्कत है? इंटरनेट दिक्कत क्या है? मेरे इंटरनेट बच्चा पार्टी अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, अब क्लियर है, मजे आ रहे हैं जीवन के। चलो जी, आखिरी क्लास में यही देखना था।
वैसे कभी दिक्कत हुई नहीं पूरे बैच में। चलो बच्चों, तो हमने बैंक ऑडिट शुरू किया था, सारे बच्चे फटाफट से आंसर देंगे। जल्दी बताइए नेचर ऑफ बैंक के हिसाब से 6 बैंक कौन कौन से? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 6 बैंक कौन कौन से? कमर्शियल बैंक है, रीजनल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पेमेंट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, और कौन सा बैंक है? हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कंप्यूटराइजेशन के आधार पर कितने तरह के बैंक है? जल्दी बोलो। बैंकों का बैंक कौन है? गवर्नमेंट का बैंक कौन है? करेंसी कौन इशू करेगा? करेंसी को रेगुलेट कौन करेगा? क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? बैंक को नई ब्रांच खोलने के लिए लाइसेंस पहले किससे लेना पड़ेगा? ठीक है, ठीक है। ज्यादा प्रोडक्टिविटी में बैंक कंप्यूटराइज में, नॉन कंप्यूटराइज में? कहां पे टाइम ज्यादा लगेगा? कहां पे वर्किंग आवर्स में ऑपरेशन हो सकते हैं बस? नेशनलाइज बैंक ऑडिटर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड आरबीआई से कंसल्ट करके, आरआरबी में बोर्ड सीजी से कंसल्ट करके, अदर बैंक मेंबर आरबीआई से कंसल्ट करके। ये याद ना हुआ आपको अभी तक? अच्छा, एसबीआई का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? एसबीआई सब्सिडियरी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इंटरनल कंट्रोल के कौन से 6 प्रश्न हैं? कौन परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, क्यों परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, कैसे परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल? हाँ सही बात है। हाँ, कहां परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, कौन सा एविडेंस है कि कंट्रोल परफॉर्म हुआ है, और कहां एविडेंस कहता है कंट्रोल परफॉर्म हुआ है। एंगेजमेंट टीम के 5 डिस्कशन कौन से हैं? कैसे गड़बड़ी हुई थी, कैसे हो सकती है? हाँ, कौन सी गड़बड़ी हुई थी, कौन सी हो सकती है, कैसे हो सकती है, हम कैसे रोकेंगे, और प्रोफेशनल स्पेक्ट्रम। फायदा क्या है, अपनी बात रख पाएंगे, जवान की बात सुन पाएंगे। चलो ये बताओ, कारो लगता है बैंकिंग कंपनी में फ्रॉड की रिपोर्टिंग का तरीका अलग है, सेम रहेगा? कंपनी से 143 सेम है, अलग सेम? ठीक ठीक। चलिए एनएफए की बात करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट निपटा जाएगा। फिंगर टिप में जाएगा आपको बैंक ऑडिट ऑटोमेटेड कैसे निपटा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो हम क्या पढ़ेंगे? बस सुबह 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 शुरुआत में रहेगा है जीवन का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है मेरा। चलो एनएफआर। सर ये लगा क्या होता है? लोग हो गया ये एनएफआर। ठीक है, एनएफआर क्या होता है? बैंकिंग कंपनी के ऑडिट के केस में, बैंकिंग अपना नाम होता है साहब, बैंकिंग कंपनी के ऑडिट के केस में 30 जून तक एनएफआर जाती है। हाँ तो एनएफआर में कौन सी बातें बताएंगे? जो आरबीआई बोलेगा। वाह सर, मतलब हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है ना, जो आरबीआई बोलेगा लिखा है। हाँ बस एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 जून वाला पॉइंट। एनएफआर 30 जून तक जानी जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बात बताओ सर, एनएफआर कौन से बैंक में लगेगी? पब्लिक सेक्टर बैंक में कि प्राइवेट बैंक में कि फॉरेन बैंक? फॉरेन बैंक सुनेगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिटी बैंक, एचएसबीसी, आरबीएस, किसमें लगेगी? सारे बैंक में। ये बढ़िया हुआ सर, बहुत बढ़िया। वाह, ये भी लट्टू पे खिलाएंगे हमको। सारे बैंक कंटेंट आरबीआई 30 जून, बहुत बढ़िया। कह रहे भैया देखो 30 जून तक, 30 सुनो 30 जून तक बहुत एनएफआर बनाई है भाई मैंने। 30 जून तक देनी जरूरी है, समय से जमा करनी जरूरी है, तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लो 30 जून से पहले एनएफआर जमा होगी। इसके लिए प्लानिंग करनी जरूरी है, टाइम से जमा कर दें। वाह क्या पॉइंट बताया आपने, क्या बात, $1 मिलियन पॉइंट बन गया सर, $1 मिलियन पॉइंट बन गया। सही बात। अच्छा एक बात बताओ, हाँ मतलब एलएफएआर में एग्जैक्टली क्या बताना है, वो ऐसी कोई समरी का कोई फॉर्मेट नहीं है। तो जो भी आपको ठीक लगे, आपकी की ऑब्जर्वेशंस है वो आप जरूर बता दीजिए, जो आपकी की बातें हैं वो जरूर बता दीजिए। ब्रेक आउट द की ऑब्जर्वेशंस, मतलब कुल मिला के 5 बातें। हाँ 5 बातें कौन कौन सी? सारे बैंक के ऊपर एलएफएआर लगेगी, फॉर्मेट बताएगा आरबीआई, 30 जून तक देना है, प्लानिंग की टाइम कंप्लीशन हो पाए, और कोई ऐसी कोई समरी कोई फॉर्मेट नहीं है। तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो बता दीजिए। वाओ आग लगा देंगे सर, लगा बेटा, मजे आने बच्चों जीवन के। हाँ ऐसा लग रहा है इस चैप्टर में सारे नंबर लेंगे। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। कह रहे की ऑब्जर्वेशन चीज का, जी जी ऑडिट करोगे, सिग्निफिकेंट मैटर सामने नहीं आते, की ऑब्जर्वेशन नहीं बोलेंगे उसे, बता देंगे उसे ऑडिट रिपोर्ट में। कह रहे ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन, ना ना अपने ब्याह की ऑब्जर्वेशन बताएगा वो। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते बच्चों। पूरी ऑडिट पढ़ा दी, पूरी की ऑब्जर्वेशन क्या होता है। चलो आगे बढ़ते, इसको आखिरी पढ़ेंगे। टाइम अब आ रहा है, बहुत बढ़िया जानदार डब्ल्यूआर। फांसी रख जाओ ऐसे प्रश्न पूछोगे बच्चे, आज वैसे बाबू घूम रहे हैं, आखिरी बार कभी फोटो किसी का। चलो क्या कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा वस्त्र बनाया आपके लिए, मजा आएंगे जीवन के। देखो भाई अरे 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 जल्दी। लोन होते हैं 2 तरह के, कौन कौन से? एक होता है फंडेड लोन है जिसमें पैसा मिलता है, हाँ टर्म लोन, डिमांड लोन। एक होता है नॉन फंडेड लोन। एग्जांपल दो, बताते बेटा। गारंटी सुनिए, गारंटी, गारंटी में फंडिंग आती क्या ना, वो नॉन फंडेड लोन है। फंडेड लोन का मतलब है, सुनो अपनी बात समझना ध्यान से, डिमांड लोन, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सब फंडेड है। क्योंकि डिमांड लोन, टर्म लोन में पैसा मिल रहा है, ओवरड्राफ्ट में उसमें पैसा कल को मिल जाएगा, निकालना पड़ा, ओवरड्राफ्ट करना पड़ा तो पैसे तो मिल जाएगा आपको, पैसे आपको मिल रहे हैं। ये फंडेड लोन है। नॉन फंडेड लोन बताओ आपको। नॉन फंडेड सुनो, आपको पता है नीरव मोदी केस में क्या हुआ था? ये सुन लो, आगे भी आएगा। यार नीरव मोदी भाग गया था। वाह बेटे, आप ना बताते देश को पता कैसे चलता। ये नीरव मोदी है, ये उसका सप्लायर बैठा है यूएसए में। सुनो ध्यान से, ये इससे मंगवा रहा था डायमंड। अब भाई रिस्क पता है क्या होता है? सुनना, रिस्क क्या होता है? तुमने पैसे दे दिए, क्या बताओ डायमंड ना दे। तुमने डायमंड मंगवा लिए, क्या पता ये पैसे ना दे, रिस्क तो है भाई। आपने डायमंड मंगवा लिए, क्या पता पैसे ना दो, रिस्क तो वहां भी है। आपने पैसे दे दिए, क्या पता ये डायमंड ना दे, रिस्क तो यहाँ भी है। इसके लिए क्या होता है, इसका एक तरीका होता है, दोनों के बैंक बैठते हैं, एक इंडियन बैंक, एक फॉरेन बैंक, और बैंक प्रोवाइड करता है गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी, लेटर ऑफ गारंटी। बैंक पता है, सुनो सही,
बैंक पता है क्या बोलता है, आप डायमंड दो हम पैसे देंगे, हम गारंटी उठाते हैं। अगर नीरव मोदी पैसे नहीं देगा ना तो हम पैसे देंगे, हम पैसे देंगे। अब एक बात बताओ, नीरव मोदी को इससे पैसे मिल रहे हैं क्या? नीरव मोदी को बैंक से नीरव मोदी को पैसे मिल रहे हैं क्या? नीरव मोदी को क्या मिल रही है? गारंटी। इसे क्या बोलेंगे? नॉन फंडेड लोन। समझ रहे बच्चे? इसे क्या बोलेंगे? नॉन फंडेड लोन। पता है लोचा क्या हुआ था? डायमंड मंगवाता गया और उसने कभी पैसे दिए नहीं। 12,000 करोड़ रुपए पीएनबी ने भर दिए उसकी जगह, जिसके डायमंड नीरव मोदी के आसपास। इनको पैसे मिल गए, इनको डायमंड मिल गए और इनके मैनेजर को 50-100 करोड़ ऊपर से मिल गए। ठीक है, डन। ठीक है बच्चों, बच्चे कह रहे छोटा लेकिन छोटा पॉइंट। हाँ बेटा, फंडेड लोन में जहां एक्चुअल ट्रांसफर फंड होगा, चाहे वो टर्म लोन हो, कैश क्रेडिट डिमांड हो, कुछ भी हो, यहाँ पे एक्चुअल में कोई ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, ये सब। ठीक है बच्चों, बच्चे कह रहे आर लगवाने की बाबा। ठीक है बेटा, फंडेड लोन, नॉन फंडेड लोन, आगे बढ़ते हैं, मजे आएंगे जीवन के, बहुत मस्त है। देखो कोई आदमी देख रहा है पीछे से। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। अरे कर देंगे सक्षम भाई, आज क्लास के बाद कर देंगे, टेंशन मत लो, पूरा पढ़ते रहो पहले। कोई अंकल जैसा दिख रहा है, कम से कम उम्र तो हो गई, खुद को देखो, अदरक जैसे बढ़ रहे हो कहीं से भी। देखो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एडवांसेस। देख देखो भाई, अब मस्ती जी को सब जान समझना, बहुत इजी पॉइंट है, एकदम बटर के माफिक चलेगा, एकदम बटर के माफिक। भाई देखो, एक होता है सेक्टर वाइज एडवांस। सेक्टर वाइज एडवांस, कुछ सेक्टर होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे जैसे कि एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, दीज आर प्रायोरिटी सेक्टर्स। सर नॉन प्रायोरिटी कौन से होंगे? नॉन प्रायोरिटी का मतलब होता है, नॉन प्रायोरिटी का मतलब होता है जो बड़ी कंपनी को लोन दे रहे हो। अब रिलायंस को आप लोन दे रहे हो, कोई लिस्टेड कंपनी को आप लोन दे रहे हो, वो प्रायोरिटी लोन नहीं है। लेकिन किसी के मकान के लिए लोन जा रहा है, प्रायोरिटी है। किसी के बच्चे के एजुकेशन में लोन जा रहा है, प्रायोरिटी लोन है। छोटी यूनिट्स वाले बेचारे प्रायोरिटी लोन है, किसान कर रहे हैं, प्रायोरिटी लोन है। ये स्टेप वाइज है, इसमें इतनी चर्चा नहीं है, पूरी बात समझिए। अगर आप सिक्योरिटी वाइज बात करें, सिक्योरिटी वाइज उस बात को समझना। सर सिक्योरिटी होती है दो तरीके की। अब बहुत सारे टॉपिक लिख हो जाएंगे, मैंने क्वेश्चन वाइज डाला हुआ है, अपना टॉपिक वाइज पढ़िए, क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे, समझ लो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना बच्चे। सिक्योरिटी होती है दो तरह की। मैंने एक फ्लैट के लिए लोन लिया, उसी फ्लैट को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, ये है प्राइमरी सिक्योरिटी। जिसके लोन लिया उसी को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया। जिस कार के लिए लोन लिया उस कार को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया। ठीक है, द वन अगेंस्ट द क्रेडिट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द बैंक। जिसके लिए लोन लिया उसी को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है बिजनेस में, आप किसी फैक्ट्री के लिए लोन ले रहे हैं, नई फैक्ट्री के लिए, गुड़गांव में लगानी है आपने फैक्ट्री, लेकिन आपने जमीन नोएडा वाली गिरवी के तौर पे रखी है। जो एडिशनल सिक्योरिटी रखते हो ना, उसे बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। शायद आपने कई बार सुना भी होगा ये शब्द। जो एडिशनल सिक्योरिटी रखते हैं प्राइमरी के अलावा, उसे बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी, जो एडिशनल सिक्योरिटी रखोगे उसे बोलोगे कोलैटरल सिक्योरिटी। सुनते जाना, फिगर इनकम पूछ, बहुत बेहतरीन डिस्कशन है, सीखने को काफी कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर। ठीक है, देखिए जिसके लिए लोन लिया उसी को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, प्राइमरी सिक्योरिटी। उसके अलावा किसी सिक्योरिटी रखोगे तो कोलैटरल सिक्योरिटी है, कोलैटरल सिक्योरिटी है। ठीक है, सुनिए सर, सिक्योरिटी क्रिएट होती है 6 तरीकों से। इससे पहले पढ़ा नेचर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी क्रिएट होती है 6 तरीकों से, मॉर्टगेज, प्लेज, हाइपोथेकेशन। जीवन में एक बार तो क्लैरिटी आनी जरूरी थी आपको। सेट ऑफ, सुनिए ध्यान से। मॉर्टगेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, प्लेज होता है मूवेबल पे। सर मॉर्टगेज होते हैं दो तरह के, एक जो कंपनी में आप पढ़ते हो ना, चार्ज कि चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवा लिया आरओसी के पास जाके, उसे बोलेंगे रजिस्टर्ड मॉर्टगेज। जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसे बोलेंगे रजिस्टर्ड मॉर्टगेज। सुनिए, हाँ, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसे बोलेंगे रजिस्टर्ड मॉर्टगेज, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज। कई बार आपने पुरानी पिक्चरें देखी हो तो उसमें ना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते थे, बस जो प्रॉपर्टी के कागज होते थे, ये मैंने आपको पीपी के अंदर पढ़ाया था, उसकी फिजिकल पोजीशन लैंडर के देते थे आप, भैया प्रॉपर्टी के कागज रख लो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, परिणीता मूवी मैंने देखी थी, परिणीता में ऐसे ही होता है। सैफ अली खान के पिताजी जमींदार रहते हैं, तो जो विद्या बालन के पिताजी रहते हैं वो अपनी कोई प्रॉपर्टी के घर के कागज गिरवी के तौर पर रखते हैं उनके पास। ये पुराना कल्चर है, इसे कहते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज। क्या बोलिए बच्चे? इक्विटेबल मॉर्टगेज। हाँ, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज में रजिस्ट्री होगी, इक्विटेबल मॉर्टगेज में रजिस्ट्री नहीं होती, प्रॉपर्टी के कागजात आप लैंडर को प्रोवाइड कर देते हो, इसे कहते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज। ठीक है, सुनते जाना ध्यान से। दो तरह के मॉर्टगेज हैं, रजिस्टर्ड और इक्विटेबल। ठीक है, ठीक। प्लेज आपको पता है, प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। फॉर एग्जांपल, जब घर में पड़ा तो सोना, फिर ट्रांसफर करूंगा, जो रखेगा वो ओनर, जिसके पास रखेगा वो पॉनी, एंड प्लेज इज अ काइंड ऑफ पेमेंट। प्लेज इज अ काइंड ऑफ पेमेंट। तो जब तक लोन रीपे नहीं कर देते मन्नापुरम फाइनेंस का, ओनरशिप तो आपके पास ही रहेगी ना। भले ही पोजीशन मन्नापुरम फाइनेंस के पास है, लेकिन ओनरशिप तो आपके पास ही रहेगी। ठीक है, मॉर्टगेज इमूवेबल में, प्लेज मूवेबल में। मॉर्टगेज में मॉर्टगेज डीड बनेगी, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज रजिस्ट्री होगी, कागजात पकड़ाओगे इक्विटेबल मॉर्टगेज। ठीक है, अब जरा बात करते हैं हाइपोथेकेशन की। लोग ना हाइपोथेकेशन को समझ नहीं पाते। हाइपोथेकेशन हमेशा ध्यान रखिए, मूवेबल इमूवेबल किसी में भी हो सकता है, दोनों में। सर एक्चुअल मीनिंग क्या है हाइपोथेकेशन का? जिसके लिए लोन लिया उसी को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, हाइपोथेकेशन। फ्लैट का लोन लिया उसी को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, हाइपोथेकेशन। कार का लोन लिया, कार को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, हाइपोथेकेशन। सही कह रहे हो, जहां प्राइमरी सिक्योरिटी क्रिएट होगी, प्राइमरी सिक्योरिटी, वो हाइपोथेकेशन कहलाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, ये बैंक है, ये कार है, ये बोरोवर है,
हाइपोथेकेशन है, 5 साल का लोन लिया आपने, इन 5 सालों में सुन तो लो, अरे मैडम ये मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी है, वो नेचर ऑफ सिक्योरिटी है, मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, वो नेचर ऑफ सिक्योरिटी है, ये मोड्स ऑफ क्रिएशन है। देखिए आगे बढ़ते हैं, मेरी पूरी बात तो सुनोगे, मुझे कंप्लीट तो करने दो इस बात को। 5 साल के लिए लोन लिया, जब तक 5 साल तक लोन चल रहा है, ठीक है, ओनरशिप भी मेरे पास है और पोजीशन भी। हाँ अगर किस्त नहीं दोगे तो गाड़ी उठाकर ले जाएंगे, लेकिन पोजीशन तो आप एंजॉय कर रहे हो और कार के कागज भी आप पे। सबसे बड़ा ड्यूटी होती है हाइपोथेकेशन की। हाइपोथेकेशन की सबसे बड़ी ड्यूटी है, कभी आपने फ्लैट देखा हो किसी को लोन पे खरीदते हुए, तो रजिस्ट्री आपके नाम ही होगी, रजिस्ट्री आपके नाम ही होगी, बैंक के नाम रजिस्ट्री नहीं होती, कभी रजिस्ट्री आपके नाम ही होगी। फ्लैट में रहोगे भी आप, मतलब ओनरशिप भी हमारे पास है, पोजीशन भी हमारे पास है, समझ लो। फ्लैट में क्या होता है, ओनरशिप तो होती है लेकिन गोल्ड की पोजीशन चाहिए, फ्लैट में ओनरशिप तो होती है लेकिन गोल्ड की पोजीशन चाहिए। हाइपोथेकेशन में कार की ओनरशिप भी हमारे पास है, कार की पोजीशन भी हमारे पास है, जब तक डिफॉल्ट ना करे तब तक। समझ में आ रहा है हाइपोथेकेशन? हाइपोथेकेशन में फिजिकल पोजीशन बोरोवर के पास होगी, बैंक के पास ना ओनरशिप है ना पोजीशन, ठीक है। हाँ अगर आप नहीं दोगे तो बैंक जब्त कर लेगा, अतिथि तुम कब आओगे, नहीं कब जाओगे, गाड़ी ले जाते उठाकर, अजय देवगन की देखिए मूवी, उसकी गाड़ी उठाकर ले जाते हैं। कई बार आपने अपने आसपास देखा, लोग बड़ी गाड़ियां ले तो आते हैं लेकिन छिन जाती है, उठा के ले जाते हैं, स्टेशन में ले तो आते हैं, वो चली आती है, ठीक है। मॉर्टगेज, प्लेज, हाइपोथेकेशन। आपने भी तो ऑडी ली थी ना भैया, मैं कहां ऑडी ले सकता, गरीब आदमी। आप सुनो ध्यान से, चुप रहो बिल्कुल। असाइनमेंट, एक बात बताओ, आपके नाम इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, आपने इसे बैंक के नाम कर दिया, जो इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलना था वो बैंक को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपने अपने राइट ट्रांसफर कर दिया ना बैंक को, कहीं ना कहीं आपने अपने राइट ट्रांसफर कर दिया ना बैंक को, इसे बोलते हैं असाइनमेंट। ध्यान रखना, इंश्योरेंस पॉलिसी को जब भी गिरवी रखोगे, ना वो मॉर्टगेज है, ना वो प्लेज है, ना वो हाइपोथेकेशन है, उसे बोलेंगे असाइनमेंट। क्या बोलेंगे? असाइनमेंट। ठीक वैसे ही डेटर का भी असाइनमेंट ही होता है, जो पैसा डेटर से आपको मिलना था अब वो बैंक को मिलेगा, तो आपने अपना राइट बैंक को ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी असाइनमेंट है। इंश्योरेंस पॉलिसी हो या डेटर हो, असाइनमेंट है, ठीक है। ठीक है, चलिए बुक डेट्स हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये ट्रांसफर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेट ऑफ की। सेट ऑफ में ना दो खाते होंगे, दो खाते होंगे, एक होगा लोन अकाउंट, एक होगा डिपॉजिट अकाउंट। क्या होता है, सुनना ध्यान से। लोन अकाउंट में आपको पैसा जमा करना है, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया 50 लाख का, बैंक पता है क्या बोल सकता है, बैंक बोलेगा आप एक काम करो, आप ना 5 लाख रुपए इसमें मेंटेन करना हमेशा। कभी अगर आपने लोन अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया, 2-4 किस्त डिफॉल्ट मार दी, तो बैंक की किस्त रुकेगी नहीं, बैंक वो पैसा यहां से ट्रांसफर लेगा। 5, 7, 10, 12% अमाउंट डिपॉजिट अकाउंट में मेंटेन करेंगे। कभी अगर आपने लोन अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया, आपके पास पैसा नहीं था आपके खाते में, तो यहां से पैसा ट्रांसफर करेगा। उसके बाद एनपीए मान के एसेट को बेचेगा और अपना लोन रिकवर करेगा, लेकिन जब तक ऐसे पैसे नहीं बिकती, बैंक की किस्त नहीं रुकी ना, बैंक की किस्त नहीं रुकी ना। आपने डिफॉल्ट किया, बैंक किस्त यहां से नहीं शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल किस्त 30,000 रुपए की, 40,000 रुपए की, तो बैंक की किस्त आ जाएगी ना, यहाँ से हर महीने, जब तक प्रॉपर्टी वगैरह देखोगे पैसा आता रहेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं सेट ऑफ। क्या बोलते हैं बच्चे से? सेट ऑफ। दो अकाउंट होंगे, डिपॉजिट अकाउंट और लोन अकाउंट, ठीक है। कभी लोन में पैसा नहीं आया तो फिर कहां से पैसा काट लेंगे भाई? डिपॉजिट अकाउंट से। 5 तरह की क्रिएशन है, एक लीन भी होता है, लीन तो आपने कई बार सुना भी होगा, राइट ऑफ लीन, ये आपने वहां भी पढ़ा होगा अदर लॉस के अंदर, लीन, पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन। तो अगर कभी अगर कभी आप नहीं देते उनके पैसे वगैरह, तो राइट ऑफ लीन तो रहेगा उनके पास, ठीक है। वैसे मेन बात करें 5 तरह की सिक्योरिटी, 5 तरह की कौन कौन सी? मॉर्टगेज, प्लेज, हाइपोथेकेशन, असाइनमेंट, सेट ऑफ। बच्चे मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये नेचर ऑफ सिक्योरिटी है, प्राइमरी और कोलैटरल, वो मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कितने तरह की हो सकती है ये लिखा हुआ, सिक्योरिटी क्रिएट कैसे भी वो लिखा हुआ है, ये दो अलग चीजें, ठीक है जी। चलिए अब और बात करते हैं आगे। अच्छा भाई ये बताओ कि किसी भी डेट को एनपीए कब मानेंगे? किसी भी डेट को अगर बात करें तो भाई डेट या तो लोन हो सकता है, या सीसी वगैरह, या डिस्काउंटिंग, ठीक है। सुनना ध्यान से, पहले बात करते हैं लोन की। अगर 90 दिन तक आपने आपने ना प्रिंसिपल का पैसा पे किया और ना इंटरेस्ट का, तो 91st डे वो लोन क्या बन जाएगा? एनपीए। 91st डे वो लोन क्या बन जाएगा? एनपीए, ठीक है। अब बात करते हैं सीसी और डिस्काउंटिंग की। देखो भाई मैं सीसी की बात कर रहा हूं, इसमें कहते हैं जब आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होगा तो वो एनपीए बन जाएगा। सुनना बहुत ध्यान से, जब आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होगा तो एनपीए बन जाएगा। सर आउट ऑफ ऑर्डर कब होगा? दो केस में, जितनी आपकी लिमिट है आपने लिमिट से ज्यादा विड्रॉ कर लिया, जितनी आपकी लिमिट है आपने लिमिट से ज्यादा विड्रॉ कर लिया, तो आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर बन जाएगा और वो कहलाएगा एनपीए, वो कहलाएगा एनपीए। या फिर आपका अकाउंट है तो विद इन द लिमिट, लेकिन आपने 90 दिन तक ओवरड्रॉ करने के बाद कोई पैसा जमा नहीं किया बैंक में, तो 91st डे हम इसे क्या मान लेंगे? आउट ऑफ ऑर्डर। समझ रहे बच्चे? आउट ऑफ ऑर्डर कब मानेंगे? जब विड्रॉ कर लिया लिमिट से ऊपर,
या विड्रॉ तो लिमिट तक किया लेकिन 90 डेज तक 1 रुपया जमा नहीं किया बैंक में, विड्रॉ तो कर लिया ओवरड्रॉ, लेकिन 90 दिन तक एक भी पैसा जमा नहीं किया, तो 91 दिन हम क्या मान लेंगे? आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है भैया, सीसी लिमिट बनती है बैंक में जाइए कभी, आपके टर्नओवर आपकी इन्वेंटरी के हिसाब से आपकी सीसी लिमिट बनती है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट जो आप सुनते हैं वो जनरली सेविंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, हम करंट में इसे बोलते हैं सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट। हर बिजनेस में हर वक्त पैसा नहीं होता, जब आपको सप्लाई को पैसे देने लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है तो बैंक से ओवरड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी सीसी लिमिट बनती है आपकी इन्वेंटरी आपके टर्नओवर के हिसाब से। ठीक है ना, आपकी इन्वेंटरी टर्नओवर के हिसाब से लिमिट बन जाएगी, लिमिट से ऊपर विड्रॉ मत करिए, अगर कर लेते हैं तो एनपीए बन जाएगा, और लिमिट के अंदर किया है विड्रॉ तो करो, लेकिन 90 दिन तक पैसा जमा करो बैंक का, अगर 90 दिन तक कोई पैसा जमा नहीं किया आउट ऑफ ऑर्डर बन जाएगा। उधारी बिजनेस करना, और मैं सही बताऊं आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट बनवा के पर्सनल खर्चे कर रहे हैं सर, पर्सनल खर्चे कर रहे हैं। मतलब मैं दूसरा लोग जानता हूं लिमिट बनवाई और कार ले आए, मर्सिडीज हो रही है, और वो जबकि ना बिजनेस है ना कोई इनकम है, खर्चे शानदार चल रहे हैं, तो पैसा तो यही डूब रहा है ना बैंकों का। खैर कोई बात नहीं, एम्प्लॉय का क्या, एम्प्लॉय को अपना टारगेट पूरा करना है, वो लिमिट से पैसा निकाल के भी दे रहा है, वो बिना ज्यादा आपके स्टेटमेंट्स के स्टॉक स्टेटमेंट्स के ये सब बिना उसके अभाव में लिमिट बनाकर भी दे रहा है, सब बेकार है भाई। वो कहीं सुन रहा था, बाबा बैठे थे, बोले यार घी पियो भले उधार कहीं सही लेकिन पियो जरूर, घी पियो भले उधार कहीं सही लेकिन पियो जरूर। मैं कहा बाबा के बात कर रहे सभी। चलिए आप पूरी बात सुनिए जरा, अरे सुन तो लो यार एक मिनट। एनपीए कब मानेंगे? सुनना, जब लोन 90 दिन तक ओवर ड्यू है, या सीसीओडी के केस में आउट ऑफ ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर कब? तभी मान लेंगे ना। आउट ऑफ ऑर्डर कब? जब लिमिट से ऊपर जा रहा है तब तुरंत मान लो। जब लिमिट के अंदर है लेकिन 90 दिन तक पैसा जमा नहीं किया तो 91 दिन जैसे लगेगा 91st डे हम मान लेंगे। अच्छा बिल में क्या होता है, 90 दिन तक पैसा जमा नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट तो हो गई, लेकिन आपने पैसा जमा नहीं किया तो 91st डे बिल को भी क्या मान लेंगे, वहां पे एनपीए। ठीक है, चलिए सिंपल है। मेन देखो लोन का आपको पता है, बिल का भी सिंपल है, मेन कहानी होती है सीसीओडी में। सीसीओडी में क्या होता है, आउट ऑफ ऑर्डर, वो समझना जरूरी होता है बस। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं उसे अपने पास, अपनी कॉपी में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे यहां से हटा के ऐसे कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए चलिए आप सुनिए ध्यान से, ये तो आपने खैर जी जान लगाकर प्रोविजनिंग पड़ी होगी, जी और जान लगा दिए होंगे आपने अकाउंट्स में। इसमें पढ़ाना क्या है? ठीक है, मैं ये नहीं पढ़ाता कभी भी नहीं, क्योंकि ये हाँ रट्टा मारा हुआ आपने वैसे बाय हार्ट, करना क्या है? चलिए आता भी नहीं है वैसे, यहाँ पे कभी आए तो बात करें। देखो सुनो ध्यान से, हाँ ये कर लो आप लोग पहले, 15 1 25 15 2 40 15 3 100। ठीक है चलो हो गया। बच्चे चाहते हैं कि क्या खत्म हो, तो जल्दबाजी तो मेरे को है नहीं, जल्दबाजी में निपटाऊंगा भी, लेकिन कम से कम पढ़ लो थोड़ा। सुनो अब जरा बात करते हैं थोड़ा गवर्नमेंट एडवांसेस की, जरा से नहीं है। आपको तो पता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट एडवांसेस प्रोवाइड करती है, एडवांसेस प्रोवाइड करती है कई बार, और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी भी देती है। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने कोई लोन लिया, कोई यूनिट लगाई आपने, ठीक है, उसके लिए सरकार गारंटी दे रही है। अगर किसी कारण से डॉक्यूमेंट कम थे, कंडीशन फेल करे, कुछ भी कारण है, अगर गारंटी वहां पे सरकार कैंसिल कर देती है तो सर वो स्टैंडर्ड एसेट मानी जाएगी, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन के लिए उसे एनपीए मान लेंगे। इनकम रिकॉग्निशन के लिए उसे एनपीए मान लेंगे। शायद आपने पढ़ा है अकाउंट में, नहीं पढ़ा है? चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको, सुन लो। ऐसे बता देता हूं भाई, क्या कह सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है। अब सुन लो ध्यान से, ये बोरोवर है, ठीक है, और ये बैंक है। बैंक ने दिया है इसको लोन, कुछ जगहों पे पड़ेगी समझना, समझाने की जरूरत, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, इन्होंने दिया है एडवांस, ठीक है भाई। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी गारंटी कैंसिल कर देती है, गारंटी लिखना था यहाँ पे यार, कुछ भी हो रहा है आज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी गारंटी कैंसिल कर देती है तो ध्यान रखिए, हम इसे स्टैंडर्ड एसेट मानेंगे, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन के लिए हम इसे एनपीए मान लेंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, तो इनकम रिकॉग्निशन के लिए क्या मान लेंगे, एनपीए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में हालात अलग है, स्टेट गवर्नमेंट में हालात अलग है। कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में एनपीए हो इनकम रिकॉग्निशन के लिए या वहां पर एसेट की बात करें, दोनों ही केस में 90 दिनों के बाद, चाहे प्रोविजनिंग की बात करिए चाहे इनकम रिकॉग्निशन के लिए, ओवर ड्यू 90 दिनों से ऊपर है तो ध्यान रखिए तभी एनपीए मानेंगे, तभी एनपीए मानेंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का केस अलग है, स्टेट गवर्नमेंट केस अलग है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी गारंटी कैंसिल करती है, ध्यान रखिए, तो चाहे प्रोविजनिंग के लिए हो या इनकम रिकॉग्निशन के लिए, दोनों के लिए कब मानेंगे बच्चे एनपीए? बताओ, एनपीए मानेंगे दोनों के लिए कब? आफ्टर 90 डेज। एनपीए फॉर प्रोविजनिंग और एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्निशन कब मानेंगे बच्चे? इफ ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, इफ ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। समझ आ रही है बच्चे बात? ये है गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस। ठीक है, चलिए एडवांसेस कई सारे आते जाएंगे, देखो और बताऊं आपको।
एक होता है सर, एक होता है एग्रीकल्चर एडवांस, काफी इंपॉर्टेंट है। सुनिए ध्यान से, देखो भाई मस्ती मत करो, मैं समझा रहा हूं। एक तो क्या है, रिदम भी ब्रेक हो जाएगा, सब चीज आपस में थोड़ी थोड़ी कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वो होती है जिसका क्रॉप सीजन 1 साल से ऊपर का है। जिसका उससे कम है उसे मानेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। सर यहाँ पे एनपीए कब मानेंगे? अगर एक सीजन तक भी पैसा ना आया यहां पर, एक सीजन तक भी, तो वो एडवांस एनपीए बन जाएगा, एक सीजन तक। और यहाँ 2 सीजन तक पैसा ना, जो छोटे छोटे सीजन यहाँ पे, यहाँ 2 सीजन तक पैसा नहीं आया तो क्या मान लेंगे? एनपीए, मीनिंग एनपीए। एक बात और ध्यान रखिए, ठीक है, क्रॉप सीजन कितने महीने का मानना है वो राज्य सरकार की अपनी कमेटी होती है, वो तय करती है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग सीजन माने जाएंगे, ठीक है ना। ये एक हमने बात की है कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वो है जिसका एक सीजन, 1 साल से ऊपर का सीजन है। अब यार एक बात बताओ, इसका कितना सीजन कैसे तय करें? वो स्टेट गवर्नमेंट की कमेटी तय करेगी, ठीक है ना। जब तक कि हार्वेस्टिंग नहीं जाती, क्या बोलते हैं उसे, कटाई, बुआई कटाई, जब तक हार्वेस्टिंग कटाई नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक क्रॉप सीजन चलेगा। कितना क्रॉप सीजन होगा वो राज्य सरकार तय करेगी। हाँ, अगर 1 साल से ऊपर है तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 1 साल से कम है तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, एक सीजन तक पैसा नहीं आया एनपीए, 2 सीजन तक पैसा नहीं आया एनपीए, ठीक है। बड़ा इजी और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए और बताता हूं आपको, ये सुनो भाई जरा, कंसोर्टियम क्या होता है बच्चे? मस्त चैप्टर है बच्चों, ये बताओ, एकदम झकास चैप्टर है। देख, मतलब ऐसा बना दिया है कि इसमें से अपने को नंबर तो जाने ही देना भाई, नंबर तो देना ही नहीं है, वो पकड़ के बैठना है टाइट, ठीक है। सही बात, लग रहा है बैंक ही अपना। हाँ, कंसोर्टियम में क्या होता है देखो, आपने शायद कभी मूवी शुरुआत होते हुए देखा है, कभी देखना, कई सारे बैंक के नाम आते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कई सारे बैंक होते हैं। जब कई बैंक साथ मिलकर एडवांस प्रोवाइड करेंगे बोरोवर को, ये बैंक है, इसे बोलेंगे एडवांस अंडर कंसोर्टियम। क्या बोलेंगे बच्चे से, समझना बात को ध्यान से। हाँ, एडवांस अंडर कंसोर्टियम, एक कंसोर्टियम बना लेते हो आप और फिर मिलकर एडवांस देते हो। क्या होता है ज्यादातर, मैं आपको बताऊं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एडवांस दिया 100 करोड़ का, सबका अपना अपना प्रपोर्शन होगा। मान लेते हैं भाई इन्होंने 35 करोड़ दिया है, ठीक है, इन्होंने 25 करोड़ दिया है, इन्होंने 15 करोड़ दिया है, इन्होंने 10 करोड़ दिया है, 35, 25, 60, 60, 75, 75, 85, ठीक है। क्या होता है, इसमें से ना एक बैंक को अपन बना देते हैं लीड बैंक। लीड बैंक ज्यादातर वही बनता है, लीड बैंक जिसका शेयर ज्यादा है, जिसका जिसका शेयर ज्यादा है, जिससे ज्यादा बड़ा लोन दिया, ज्यादातर वही बनता है, ठीक है ना, लीड बैंक। फॉर एग्जाम्पल इसको बना दिया लीड बैंक, ठीक है बच्चे। अब एक बात बताओ, जो रिकवरी होगी वो लीड बैंक करेगा और बाकी में बांट देगा। रिकवरी लीड बैंक करेगा और बाकी में बांट देगा उसके प्रपोर्शन के हिसाब से। तो ये बाकियों की भी जिम्मेदारी वो इंश्योर करेंगे कि जो पैसा आ रहा है वो बढ़ भी रहा है या नहीं, जो पैसा आ रहा है वो बढ़ भी रहा है या नहीं, वो बढ़ भी रहा है या नहीं। लीड बैंक एंड लीड बैंक विल डिस्ट्रीब्यूट टू द मेंबर बैंक्स, लीड बैंक विल डिस्ट्रीब्यूट टू द मेंबर बैंक्स, ठीक है। अब बात समझना ध्यान से। सबसे पहले देखिए, जब 2 या उससे ज्यादा बैंक साथ मिलकर कंसोर्टियम फॉर्म करके प्रोवाइड करेंगे तो उसे उसे हम बोलते हैं एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। ज्यादातर जिस बैंक का शेयर हायर होगा वही लीड करता है, वही लीड करता है, ध्यान रखिए, वही लीड करता है, ठीक है ना। तो जो भी बाकी बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंसोर्टियम में, वो ये देखें कि उनका पैसा रिकवर हो रहा है या नहीं। समझे आप बात को, उनका पैसा रिकवर हो रहा है या नहीं, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल वो लीड बैंक कह रहे हैं भाई आपका पैसा आ जाएगा, तो उनसे कंसेंट ले लो कि भैया पैसा दे दोगे, आप पैसा दे दोगे, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए, ठीक है। जो कंसोर्टियम एडवांसेस होते हैं वो रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के आधार पर प्रोवाइड करते हैं। देखो भाई ऐसा मैं आपको बताऊं, अब ये 5 बैंक हैं, ये पांचों बैंक लोन वैसे भी दे रहे होंगे, तो दे रहे होंगे तो वैसे भी रिकवरी कर रहे होंगे इंडिविजुअली भी। तो उन सबको देखते हुए आप कंसोर्टियम फॉर्म करते हैं कि भाई आप इंडिविजुअल एडवांस जो दे रहे हो वहां आपकी रिकवरी कैसी है, वहां आपकी रिकवरी कैसी है, तो सबको ध्यान में रखकर आप बनाइए। पता चला एक बैंक ऐसा है, ठीक है, जिसकी रिकवरी बहुत पुअर है, उसे कोई मतलब नहीं एडवांस दे देना, वो कागजात ढंग से इकट्ठे करता है बोरोवर के, ना वो उसका केवाईसी ढंग से कर रहा है, तो सर उसको आप इसका पार्ट क्यों बनाओगे जब वो ठीक ही नहीं है। वो बैंक, ऐसे कई बैंक होते हैं मतलब बाद में खाली डिफॉल्टर बन जाते हैं, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है वो ठीक नहीं है, उसकी रिकवरी पुअर है, तो उसको मत बनाओ अपने कंसोर्टियम का पार्ट, क्योंकि अल्टीमेटली कल को आपको उसको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखिए। इसमें आप सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक तो ये पॉइंट लिख देना सिंपल सा कि 2 या उससे ज्यादा बैंक जब एडवांस देंगे तो दे विल फॉर्म द कंसोर्टियम। जनरली जिसका हाई शेयर होगा वो कंसोर्टियम को लीड करेगा, ठीक है ना। जो मेंबर बैंक्स होंगे वो ये इंश्योर करेंगे कि उनका पैसा लीड बैंक के पास आ रहा है। 3 पॉइंट तो आप ये बना सकते हैं, ठीक है जी, डॉट लाइन किया मैंने। चौथा पॉइंट, कंसोर्टियम एडवांस जब आप देंगे तो रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी इंडिविजुअल मेंबर बैंक को देखकर उनका क्या पास ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसी रिकवरी है वो आप देखिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक बात बताओ, अगर लीड बैंक आपको पैसे नहीं दे रहा है क्या करोगे? लीड बैंक ने वहां से पैसे ले लिए लेकिन आपसे नहीं बांट रहा है, एनपीए मान लेंगे ना सर। जब पैसा आप तक पहुंचा नहीं तो एनपीए मानेंगे आप, और एनपीए के लिए फिर बोरोवर की एसेट वगैरह बेचोगे आप। जब बैंक रिसीव करने के बाद भी आपका शेयर आपको नहीं दे रहा है तो मतलब वो पैसा तो आपको आया नहीं ना, वो तो पैसा मेंबर बैंक को मिला ही नहीं, तो मेंबर बैंक उसे क्या मान लेगा फिर? एनपीए। क्या मान लेगा जी? एनपीए।
अब मैं आपको सिंपल करके 5-6 पॉइंट दिखाता हूं इसमें, सुनना। मुझे ऐसा लगता है इसमें नोटिंग की जरूरत है, सिंपलीफाइड। बताइए पहला पॉइंट, फर्स्ट, व्हेन टू और मोर बैंक्स, बताओ जी, jointly provide advance to a borrower, they will form a consortium। बताओ भाई कंसोर्टियम को लीड कौन करेगा? सीधा क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल। जनरली द बैंक which has higher share, which has highest share will lead the consortium। लीड बैंक बोलते हैं उसको, will lead the consortium। ठीक है जी, चलिए अब ये बताओ, जब कंसोर्टियम फॉर्म करोगे तो कम से कम मेंबर बैंक की रिकवरेबिलिटी देख लो। while forming consortium, the record of recoverability of individual member banks shall be considered। अच्छा एक बात बताइए, अगर लीड बैंक को पैसा मिला है तो मेंबर बैंक की भी जिम्मेदारी है ना ये देखने की पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, और फिर भी नहीं आया तब, इफ लीड बैंक हैज रिसीव्ड द मनी देन द मेंबर बैंक्स, दो चीजें, shall ensure their part, shall ensure recovery of their part। या तो रिटर्न कंसेंट में पैसा आ गया वो आपको दे देगा बैंक, लीड बैंक। अगर फिर भी आपको लीड बैंक पैसे नहीं देगा तो फिर क्या मानेंगे बच्चों? if lead bank after receiving the money not share with the member bank, not shares with the member bank, it will be considered as NPA। रीड करो इसको इतना फटाफट से, 3 मिनट पहले क्वेश्चन आएगा एक बार ये। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपने जो लोन दिया है वो आप जब रिकवर करोगे तो आपकी एसेट ही ना बैंक की, लेकिन जब वो रिकवरेबिलिटी आनी खत्म हो जाएगी तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। चलो एक बार फटाफट से रिकैप करो जल्दी, आज जो पढ़ा है। एनएफएआर कौन से बैंक को मानना जरूरी है? प्राइवेट को, पब्लिक को, फॉरेन को, किसको मानना जरूरी है? और कब तक जमा करेंगे एनएफएआर? ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए एनएफएआर में कोई ऐसा फॉर्मेट दिया क्या आरबीआई ने? तो कौन सा ऑब्जर्वेशन बनाए फिर? ये बताओ सिक्योरिटी कितने तरह की होती है, नेचर ऑफ सिक्योरिटी। जिसके लिए लोन रखा उसी को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, जिसके लिए लोन लिया कौन सी सिक्योरिटी है? और एडिशनल सिक्योरिटी किसको मानेंगे? ठीक है, जल्दी जल्दी बताना। गोल्ड को रखा है सिक्योरिटी के तौर पे मुथूट फाइनेंस के पास, क्या बोलेंगे? जिस कार का लोन लिया उस कार को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया। जमीन के कागजात रखवा दिए किसी जमींदार के पास आपने गिरवी के तौर पे। मॉर्गेज कौन सा मॉर्गेज है? आर या ई? इक्विटेबल मॉर्गेज। और इंश्योरेंस पॉलिसी को सिक्योरिटी के तौर पे तब ठीक। सेट ऑफ में दो अकाउंट कौन कौन से होंगे? अच्छा सीसी के केस में एनपीए कब मानेंगे? ट्रिपल ओ, आउट ऑफ ऑर्डर। तो आउट ऑफ ऑर्डर दो केस में मानते हैं, कब कब? पहला कब मानेंगे आउट ऑफ ऑर्डर? जब लिमिट से ऊपर विड्रॉ कर लिया, लिमिट से ऊपर विड्रॉ कर लिया आउट ऑफ ऑर्डर है, एनपीए मान लेंगे। दूसरा जब है तो लिमिट के अंदर, है तो लिमिट के अंदर लेकिन 90 दिन तक 1 रुपया जमा नहीं किया आपने। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए लोन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? फंडेड लोन, नॉन फंडेड लोन। तो सीसी ओवरड्राफ्ट क्या है, फंडेड है नॉन फंडेड है? सीसी ओवरड्राफ्ट फंडेड है। अच्छा बताओ सेक्टर वाइज, बहुत छोटा टॉपिक पड़ा, सेक्टर वाइज एडवांस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर, एक होता है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। याद है, एक होता है प्रायोरिटी एडवांस, एक होता है नॉन प्रायोरिटी एडवांस। प्रायोरिटी एडवांस मींस हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, एमएसएमई, एग्रीकल्चर एडवांस। ठीक है जी। अच्छा अब ये बताइए जनाब कि जिसकी फसल 1 साल से ऊपर की उसे कौन सी ड्यूरेशन क्रॉप मानेंगे? अच्छा तो लॉन्ग ड्यूरेशन को एनपीए कब मानते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप को? और शॉर्ट ड्यूरेशन में? अरे लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या ना, ड्यूरेशन बड़ा होता है, एक में एनपीए मान लेंगे, ध्यान रखना। शॉर्ट पे छोटी ड्यूरेशन है तो 2 ड्यूरेशन में एनपीए मानेंगे। अरे यार ऐसे ध्यान रखना, लॉन्ग ड्यूरेशन में ड्यूरेशन बड़ी होती है तो एक ड्यूरेशन भी हुई तो एनपीए मान लेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट होगी इसलिए कम से कम 2 ड्यूरेशन चाहिए, 2 सीजन चाहिए एनपीए के लिए। ठीक है चलिए। अच्छा ये बताओ भाई कि जब 2 या उससे ऊपर बैंक लोन देंगे तो क्या बनाएंगे? ठीक है, तो जिसका हाईएस्ट शेयर होगा क्या करेगा? कंसोर्टियम को लीड। तो जनरली रिकवरी कौन करेगा बोरोवर से? लीड बैंक। तो क्या मेंबर बैंक को इंश्योर करना जरूरी है कि पैसे वैसे आ या नहीं? और अगर पैसे वहां तो आए लेकिन पैसे दिए नहीं फिर एनपीए मान लेंगे। ठीक है जी, बढ़िया।
अच्छा एक एडवांस और पढ़ाता हूं आपको, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 2 बार आ गया यूनिवर्सल को। वाह बेटे बच्चे, एक क्वेश्चन कम हो गया आज। वाह वाह बच्चों वाह। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, एडवांसेस टू स्टाफ। अरे बढ़िया एकदम मस्त चैप्टर है, झकास। बस क्या करना, वीकेंड में एक बार पढ़ लेना सब इसे, ठीक है, मजे आ जाएंगे जीवन के। सांस में सांस आ रही है, क्या बोल रहा है पता चल रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्या होता है, बहुत बार आप ना लोन देते हैं अपने स्टाफ को, कई बार इंटरेस्ट वाला लोन होता है। देखो मैं एक बात आपको बता दूं भाई, टॉपिक थोड़ी मोड़ी बचे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य निपटाने का नहीं है। एक या दो क्वेश्चन बचेंगे ना, तो भी बाद में बता दूंगा, निपटाने का उद्देश्य नहीं है, पढ़ेंगे सुकून से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कई बार इंटरेस्ट वाला लोन देते हैं और कई बार इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। सुना होगा आपने, बहुत सारी कंपनी में कॉमन होता है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं लेते आप एम्प्लॉय, कहते हैं वैसे इतने पैसे कमा रहे हैं, आपसे इंटरेस्ट लेकर क्या करेंगे, ठीक है। तो वो चीज है। अब एक बात बताओ, अगर आपने एडवांस दिया एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉय को, उस केस में अगर ड्यू डेट में पैसा नहीं आया, जिस ड्यू डेट पे आना चाहिए था, मेरे भाई मेरे यहाँ स्टाफ काम कर रहा है, मैंने सुन मेरी बात ध्यान से, मैंने उसे एक लोन दिया, उसने कहा सर मैं 6 महीने बाद पे कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, एक एग्रीमेंट बनाया, 6 महीने की डेट डाल दी। अगर वो 6 महीने में पे नहीं करेगा, जो भी डेट डिसाइड हुई, जो भी उसे एनपी मान लीजिए तुरंत, हाँ तुरंत। अगर आपने एडवांस दिया है, अब हम बैंक की बात कर लेते हैं, बैंक ने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया है, तो एम्प्लॉय से टर्म्स डिसाइड हुई होंगी, एम्प्लॉय के घर पे शादी है, उसकी बेटी की, बच्चे की पढ़ाई, जो भी है। अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं आया, ठीक है, ड्यू डेट पे, चाहे प्रिंसिपल ना दिया हो आपने या इंटरेस्ट ना दिया, कुछ भी नहीं, आप एनपीए मान लेंगे, ठीक है, आप उसे एनपीए मान लेंगे। चलिए बढ़िया। अब एक बात समझिए सर, जो स्टाफ एडवांस होंगे, वो तो आप एज एन एम्प्लॉयर दोगे ना, वो तो आप एज एन एम्प्लॉयर दोगे, ऐसा बैंक थोड़ी दे रहे हो उसको, क्योंकि हर एम्प्लॉयर अपने स्टाफ को एडवांस देता है, मैं भी दे रहा हूं और भी लोग देते होंगे, बैंक भी वैसे ही देगा। जो आपने स्टाफ को एडवांस दिया है, वो एज बैंकर नहीं दिया, एज एन एम्प्लॉयर दिया है। इसीलिए जब शेड्यूल बनाएंगे अदर एसेट्स का, तो अदर्स में आएगा। बनाया होगा कभी आपने अगर बैलेंस शीट बैंकिंग कंपनी की, आपको शायद पता होगा, ठीक है, वहां शेड्यूल बनते हैं, वहां शेड्यूल बनते हैं, ठीक है, और शेड्यूल ऑफ अदर एसेट्स में अदर सेगमेंट डालेंगे, स्टाफ और एडवांस डालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बताओ, अगर आपने वो एडवांस एज अ बैंकर दिया था, ये है रितेश, ये है बैंक का क्लर्क, ये काम कर रहा है एसबीआई में, ठीक है भाई। इसकी सैलरी के हिसाब से इसको इसको जो एडवांस मिलना चाहिए बैंक से, वो मिलेगा 4 लाख रुपए का। ये एडवांस एसबीआई ने आपको दिया है एज एन एम्प्लॉयर, लेकिन भाई को फ्लैट के लिए पैसा चाहिए, तो भाई फ्लैट के लिए भी लोन ले रहा है 20 लाख रुपए का, समझ लो बच्चों। ये देगा एसबीआई एज अ बैंकर, ये दे रहा है एज एन एम्प्लॉयर। भाई एम्प्लॉयर एडवांस की लिमिट होती है, आपको शायद पता हो, 6 महीने 8 महीने 1 साल की सैलरी का एडवांस, ठीक है। ये एज अ बैंकर, तो इसे पता है कैसे, इस पे इंटरेस्ट होगा भाई, इंटरेस्ट भी नहीं। इसे पता है कैसे डिस्क्लोज करेगा, इसे तो एडवांस पोर्टफोलियो में डालेगा, एडवांस की जैसे बैंक डिस्क्लोज करेगा। इसे कैसे डिस्क्लोज करेगा, अदर्स में, अदर्स के अंदर, समझो। अगर आपने एज एन एम्प्लॉयर दिया है, सुना, एज एन एम्प्लॉयर दिया है, तो अदर एसेट्स में आएगा। एज अ बैंकर दिया है, समझ लो। 2-3 बातें ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। इफ बैंकर हैज प्रोवाइडेड एनी इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस, ऊपर डायग्राम में से बनाई हुआ है, एज अ बैंकर, कैसे डिस्क्लोज करेंगे बताना। इट विल बी डिस्क्लोज्ड एज एडवांस, और ड्यू डेट पे पैसा नहीं आया तो क्या मानेंगे, इफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज नॉट रीपेड ऑन ड्यू डेट, इट विल बी कंसीडर्ड एज एनपी। अच्छा ये बताओ, अगर एज एन एम्प्लॉयर दे रहा है तब, बस ये लिखते हैं ना, और क्या, any loan as employer not banker, so it will be disclosed as others in the schedule of other assets, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट भी, हाँ चलो, स्टाफ एडवांस, एग्रीकल्चर एडवांस, कंसोर्टियम, ठीक है ना। अच्छा गवर्नमेंट गारंटी एडवांस, ठीक है। अच्छा गवर्नमेंट गारंटी दिलाना, अगर गवर्नमेंट गारंटी, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी कैंसिल कर दी कब मानेंगे एनपीए, सीजीएल गारंटी कैंसिल कर दी कब मानेंगे एनपीए, इनकम रिकॉग्निशन के लिए, इनकम रिकॉग्निशन के लिए तुरंत। प्रोविजनिंग के लिए एनपीए मानेंगे, स्टैंडर्ड एसेट मानेंगे, प्रोविजनिंग के लिए स्टैंडर्ड मानेंगे, इनकम रिकॉग्निशन के लिए एनपीए मानेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट गारंटी कैंसिल करती है तब तुरंत मानेंगे क्या एनपीए, भाई प्रोविजनिंग हो या इनकम रिकॉग्निशन, दोनों ही केस में 90 दिन के बाद एनपीए मानेंगे, दोनों ही केस में 90 दिन के बाद क्या मानेंगे, एनपीए। ये छोटा सा पॉइंट है, शायद भी आपने पढ़ा सुना हो। जो जिसको भी आप लोन दे रहे हो वो सिक्योरिटी रखेगा, अगर सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से भी कम हो गई, जो रखी थी उसने, आज की डेट 50% से भी कम हो गई, फिर मानेंगे डाउटफुल एसेट। क्या मानेंगे, डाउटफुल एसेट। और अगर 10% से कम हो गई तो
10% उसकी वैल्यू की नहीं, 10% आउटस्टैंडिंग लोन की, 50% वैल्यू की लॉस एसेट, 50% ऑफ वैल्यू से कम डाउटफुल एसेट, आउटस्टैंडिंग लोन की 10% से कम लॉस एसेट। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, बाकी तो क्वेश्चन क्या ही आएगा यहाँ से। ठीक है जी, क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये वाली जो लिखवा रहा हूँ खासकर, गवर्नमेंट गारंटीड है, स्टाफ वाला है, क्वेश्चन आ सकता है। एग्रीकल्चर आ चुका है 2-3 अटेम्प्ट पहले, उसी से बैक टू बैक एग्रीकल्चर से कंसोर्टियम से, पहले कंसोर्टियम एग्रीकल्चर, बहुत कुछ याद पूछने के। इसमें ना इंस्टीट्यूट पिछले कुछ बार से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं बैंक से, 2। देखो हाँ लिखवा दिया ना मैंने, इस बार भी 2 ही आएगा। देखो मेरे ख्याल दिसंबर में शायद एक आया था, 2-3 अटेम्प्ट लौटा 2 आए, 2 ही आए शायद। देखो एक तो क्या एमसीक्यू आते हैं ना, एक तो एमसीक्यू लिखते नहीं, करेक्ट पूछ किया, केस स्टडी 2 आ गई, तो मान लो बेटे चला गया 10,000 नंबर का। ठीक है देखिए भैया पूरे लाने, बैंक में पूरे लाने, ऑटोमेटिक के अंदर पके पाए नंबर, इसमें नंबर करेंगे नहीं, पॉइंट लिखिए पूरे। और सुनो एक बात बताओ, आपने इंटरेस्ट तो एक्रू कर लिया, क्रेडिट भी कर लिया इनकम अकाउंट में, लेकिन वो एसएलएम की बन गई, तो रिवर्स करना पड़ेगा उसको भाई। समझे बात, रिवर्सल ऑफ इनकम, कोई भी एडवांस अगर एनपीए बन जाता है साल के एंड में, तो जो भी आपने इंटरेस्ट एक्रू किया है उसे आपने क्रेडिट किया है, क्योंकि अपन एक्रू बेसिस पे करते हैं इंटरेस्ट को, तो जो भी आपने इंटरेस्ट एक्रू किया, जब वो लोन ही नहीं बचा तो उसका इंटरेस्ट आपकी इनकम कैसे मिलेगी बैंक की, उसे क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, बशर्ते वो रियलाइज ना हुआ हो। अगर रियलाइज हो चुका है, पैसा आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पैसा रियलाइज नहीं है, एक्रू है, तब तो रिवर्स करना पड़ेगा, तब तो रिवर्स करना पड़ेगा। समझ मेरी बात, ये आपने अकाउंट के अंदर बड़ा मस्त कंसेप्ट है ये भाई। आपने इंटरेस्ट को एक्रू कर दिया, लेकिन वो लोन एनपीए बन गया, तो यार अगर वो रियलाइज नहीं हुआ, पैसा सही में नहीं आया, तो भाई रिवर्सल ऑफ इनकम करेंगे ना अपन। लेकिन एक बात बताओ, अगर पैसा एक्रू कर दिया और पैसा आ भी गया, तो फिर रिवर्सल करने की जरूरत है क्या? फिर रिवर्सल करने की जरूरत है क्या? ऐसे समझाता हूँ। सांप सूंघ गया है मानो बच्चों को। देखिए ये है बैंक, ये है बोरोवर, ये दिया आपने इसको लोन, लोन पे आपको मिलेगा ब्याज, हर साल आएगा ब्याज। आपने क्या किया, साल के उसमें शुरुआत में टाइम प्रोपोर्शनल बेसिस पे एक्रू कर दिया, एक्रू करने के बाद आपने इसे इनकम अकाउंट में लिखा भी दिया कि भाई हमारा इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है और ये हमारी इनकम है। लेकिन भाई वो बाद में एनपीए बन गया, लोन, लोन बिकेम एनपीए। तो जो भी अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट है, जिसको इनकम तो दिखा दिया था लेकिन अभी तक मिला नहीं, जिसको इनकम तो दिखा दिया था लेकिन अभी तक मिला नहीं, समझ मेरी बात, उसे रिवर्स कर देंगे भाई। कर तो दिया लेकिन मिला नहीं, तो जो मिला नहीं वो तो मिलेगा भी नहीं, जो मिला नहीं वो तो मिलेगा भी नहीं, तो उसे रिवर्स कर दो ना। साल की शुरुआत में आपने पूरे साल के लिए उसे इंटरेस्ट को एक्रू कर दिया, लेकिन 4 महीने के बाद एसेट एनपीए बन गई, तो भाई जो 8 महीने का ब्याज वो मिला नहीं ना आपको, तो 8 महीने का ब्याज है वो तो एसेट से पहले एनपीए बन गई, तो उसे रिवर्स कर दो आप। समझे बात को? एनी एडवांस, सुनना लिखवा दूंगा बाद में, एनी एडवांस जहां आपने पूरा इंटरेस्ट एक्रू कर दिया, पूरा वही मैं कह रहा हूं, और क्रेडिट कर लिया, उसे रिवर्स करिए भैया, प्रोवाइडेड फॉर इफ द सेम इज नॉट रियलाइज्ड। जो अनरियलाइज्ड है उसे रिवर्स कर दीजिए, जो रियलाइज भी हो गया उसे रिवर्स करने की जरूरत थोड़ी है। जिसका पैसा भी आ गया तो काम खत्म हो गया ना, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है चलो अभी और आगे बढ़ते हैं, आराम से बैठो, रिवर्सल ऑफ इनकम करते हैं। ठीक है तब एक बात बताओ, जो फीस कमीशन आनी है उसे रिवर्स करना पड़ेगा, बैंक चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, जो भी है कमीशन, उसे भी रिवर्स करना पड़ेगा। ईमानदारी से बताना, अकाउंट में समझा आपने इसे? क्योंकि 2-4 लोगों को छोड़ के रिप्लाई कर नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ, 2-4 लोगों को छोड़ के कोई रिप्लाई कर नहीं रहा है। ठीक है चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अपन जल्दबाजी नहीं करेंगे भाई। ठीक है तो इंटरेस्ट को भी रिवर्स कर दें, और जो कमीशन फीस अदर इनकम है उसे भी रिवर्स कर दें, बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखता हूं मैं। एक तो हो गया ये पहली बात। ठीक है फिर दूसरी बात क्या करें भाई? दूसरी बात जो फीस है, जो कमीशन है, जो अदर इनकम है, जो आपने क्रेडिट कर दी थी, लेकिन अब लोन एनपीए बन गया, अब लोन एनपीए बन गया है, तो जो अनकलेक्टेड फीस है, जो अनकलेक्टेड कमीशन है, उसे क्या कर दें? रिवर्स। ठीक है भाई, और सुनो कुछ गलतियां भी जाती है कई बार। हेलो जी हेलो, अगर आपने कोई भी इनकम रॉन्गली रिकॉग्नाइज कर ली है, रॉन्गली रिकॉग्नाइज कर ली है, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से, रॉन्गली रिकॉग्नाइज कर ली है, ठीक है ना, 5 में, और गलती से मतलब इस साल की थी, पिछले साल रिकॉग्नाइज कर दी, अगर आपने उसे इस साल रिकॉग्नाइज कर दिया, तो जो 5 में रॉन्गली रिकॉग्नाइज की थी तो उसे रिवर्स कर दीजिए।
wrongly recognized income will also be reversed, हाँ will also be reversed, ठीक है ना। जो इनकम नहीं थी जिस साल की उस साल में दिखा दी, तो भाई उस साल की भी तो इनकम रिवर्स करनी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि जिस साल की आपने उस साल में दिखा दी फिर, ठीक है। बहुत बढ़िया। तीसरा बताओ जी, wrongly recognized income must point एकदम, wrongly recognized income in the past year if recognized in current year, तो पास्ट ईयर वाली इनकम रिवर्स करनी पड़ेगी ना, then wrongly recognized must be reversed, ठीक है भाई। तीन चीजों को रिवर्स करना पड़ेगा अपना, तो तीन चीजें कौन कौन सी बताना, पूरे साल का इंटरेस्ट एक्रू कर दिया और क्रेडिट भी कर दिया, लेकिन बाद में ऐसे बन गया, तो जो अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट है, अनरियलाइज्ड, उसे रिवर्स कर दीजिए। ठीक वैसे ही आपका फीस है, आपकी कमीशन है, ठीक है, फीस है, कमीशन है, अगर कोई आपकी इनकम है, आपने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया आपने, तो जो भी अनकनेक्टेड है उसे रिवर्स कर दीजिए। और अगर पिछले साल कोई रॉन्गली रिवर्स मतलब रॉन्गली रिकॉग्नाइज इनकम उसे रिवर्स कर दीजिए, सही तरीके से रिकॉग्नाइज हो चुकी है, ठीक है, बढ़िया। ये तीन बातें ध्यान रखिए आप, तीन मस्त पॉइंट है, ठीक है। सेंटेंस बना के इसका लिखिए, ये कौन से बच्चे, इसे आप लिखिए रिवर्सल ऑफ इनकम में। वैसे मैंने ये वाली सारी चीजें लिखवाई दी आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे लगता है बना तक, अब आगे भाई बना तक, अब बस चार 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 पांच चीजें बची वैसे मैं आपको बताऊं, बस बहुत बढ़िया, बस चार चार क्या चार पांच छह क्वेश्चन बचे बस, 6। चलो जी, अब आपको बताता हूँ दो चीजें, दो बल्कि चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, सुनिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। क्या होता है सर, एक होता है एडवांस और एक होता है सीसी, वही एक में आपने लोन दे दिया, एक में सीसी बना के दे दी, ठीक है ना, सुनना ध्यान से। एक में आपने एडवांस दे दिया, एक में आपने सीसी बना के दे दी। चेक करेगा ऑडिटर कि जो एडवांसेस दिए हैं बैंक ने, जो लोन वगैरह दिए हैं बैंक ने, क्या वो सही है, जो ड्राइंग पावर बना के दी गई है सीसी वगैरह की, क्या वो सही है। पूरी बात समझना ध्यान से, जिस तरीके से सीसी बांट रहा है बैंक आज की डेट में बहुत गलत है सर। सीसी कैसे बननी चाहिए, सीसी कैसे बननी चाहिए, जनरल बात करते हैं सर। सीसी बनवानी आपने, अपना अपना स्टॉक स्टेटमेंट दीजिए, कितनी इन्वेंटरी आपके पास, क्वार्टरली बेसिस पे भी दीजिए और एनुअल स्टॉक स्टेटमेंट तो बिल्कुल दीजिए, ऑडिटर से कीजिए साइन कराके एनुअल स्टॉक स्टेटमेंट भी सबमिट करिए उसके वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ। साथ में जो आपको सीसी बनाकर दी गई है वो उस ऑफिसर, उस एम्प्लॉय के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं, कि मैं आपको बता दूं, चाहे लोन हो या सीसी, हर एम्प्लॉय का ग्रेड वाइज अपने अधिकार होते हैं। आपका ब्रांच मैनेजर आपको अगर 5 करोड़ का लोन सैंक्शन कर सकता है, तो उस ब्रांच में बैठा हर एम्प्लॉय नहीं कर सकता। किसी के पास 20 लाख का भी अधिकार हो, किसी के पास 50 लाख का, तो जैसे जैसे हायरार्की बढ़ती जाएगी, ग्रांटिंग पावर बढ़ती जाएगी। तो सर ध्यान रखिए, वो प्रैक्टिकल मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इजी है, बहुत आसान है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सुनिए ध्यान से। हम बात कर रहे हैं अभी ड्राइंग पावर एडवांस की, पहले बात करते हैं ड्राइंग पावर की। भाई अगर आपने सीसी बना के दी तो कैसे दी, क्या स्टॉक स्टेटमेंट दिए थे, क्या एनुअल रिपोर्ट्स आ रही हैं स्टॉक की, क्या क्या जो सीसी बनाकर दी गई क्या वो एम्प्लॉय के पास के अंदर थी, क्या जो सीसी की लिमिट है क्या बोरोइंग उस लिमिट के अंदर है, क्या कहीं बोरोइंग से ऊपर विड्रॉ नहीं कर रहा, मतलब लिमिट से ऊपर विड्रॉ नहीं कर रहा है, क्या सीसी बना के दी है, ठीक है ना। पूरे कागजात देखें क्या आपने, सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा ना आपको, ऐसे थोड़ी किसी सीसी बना के दोगे आप। तो बीइंग द बैंक ये आपको करना पड़ेगा, बीइंग द ऑडिटर भी आप करेंगे, ठीक है, समझना ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ड्राइंग पावर में क्या क्या आएगा समझिए, जो आपने बनाकर दी है क्या करंट एसेट से कवर्ड है, वही इन्वेंटरी वगैरह, क्या स्टॉक स्टेटमेंट क्वार्टरली रिटर्न वगैरह जमा किया क्या बरोबर में, क्या ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट जमा कर रहा है क्या बरोबर, क्या जो आपने लिमिट बनाकर दी है क्या उस लिमिट तक है, उसकी उसकी जो अभी बोरिंग है एग्जिस्टिंग, क्या जो आपने उसे लिमिट बनाकर दी है क्या वो एम्प्लॉय के अधिकार क्षेत्र के अंदर है क्या। और खासकर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अगर आप लिमिट बनाकर दे रहे हैं, लिमिट बढ़ा रहे हैं, तो ये भी तो देखिए उसका काम कंप्लीट हो रहा है नहीं, पता चला होटल को आप सीसी बनाकर दे रहे हो, विड्रॉ करता जा रहा है, लेकिन उसका काम जस्ट का करा हुआ है, अब पूछोगे ना भाई पैसा कहां डाल रहे हो आप। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ध्यान रखिए, डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस को ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इजी है। आप ड्राइंग पावर ध्यान रखना, ड्राइंग पावर, ठीक है, सैंक्शन लिमिट के अंदर है या नहीं एम्प्लॉय की, जो आपको लिमिट बना के दी है, हाँ ध्यान रखिए उस लिमिट के अंदर है या नहीं, ठीक है। साथ में क्वार्टरली स्टेटमेंट स्टॉक स्टेटमेंट जमा किए गए हैं, ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट आपको दी गई है, करंट एसेट सिक्योर किया गया है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में डब्ल्यूआईपी, बहुत इजी पॉइंट्स है, मैंने इसको इजी करके लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जहां तक बात है लोन की, इज आल्सो वेरी इजी पॉइंट, जहां तक बात है लोन की, ये एडवांस है, ऐसे पूछेगा आपसे, मैं आपसे कहता हूं सर आप मुझे बताइए लोन में आप क्या चेक करेंगे, जो भी लोन बैंक ने दिया आप उसमें क्या चेक करेंगे, आप चेक करिए क्या प्रॉपर कागजात आए, क्या जिसको लोन दिया क्या वो लोन देने के लायक था, क्रेडिट वर्दीनेस सिविल स्कोर वगैरह चेक करते हैं। जिस व्यक्ति ने लोन दिया अगेन वो लोन अमाउंट उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर है या नहीं, लोन अकाउंट को महीने में एक बार अपडेट करते हो या नहीं, लोन अकाउंट का रिव्यू साल में कम से कम एक बार होता है या नहीं, लोन के लिए सफिशिएंट मार्जिन मेंटेन किया गया नहीं सिक्योरिटी वगैरह में, क्योंकि जब आप लोन देंगे तो सिक्योरिटी रखवाएंगे। फॉर एग्जांपल आप 1 करोड़ का लोन दे रहे हो तो आप 1 करोड़ सिक्योरिटी रखवाए, हो सकता है सिक्योरिटी वैल्यू कम हो जाए, तो कम से कम 15-20 लाख का एडिक्वेट मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन मेंटेन करो कि भाई आप 1 करोड़ का, ऐसा पब्लिक में बहुत करते हैं, आप 1 करोड़ का लोन दे रहे हो तो मतलब 1.25 करोड़ की एसेट रखवा लो, कैसे की वैल्यू कम भी होगी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट वर्दीनेस विद इन द लिमिट, विद इन द पावर ऑफ द ऑफिसर, लोन अकाउंट अपडेट करें महीने में एक बार, रिव्यू करें साल में एक बार, ठीक है ना। हाँ फिर बाकी पॉइंट्स हैं, मतलब वो अलग में आएगा, वो इनकम वगैरह में आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए क्रेडिट वर्दीनेस, डॉक्यूमेंट्स, सैंक्शन लिमिट, ठीक है ना। अगर सैंक्शन लिमिट से ऊपर जा रहा है तो उस बारे में बताइए, महीने में एक बार अपडेट करिए और साल में एक बार रिव्यू करिए और सफिशिएंट मार्जिन मेंटेन करिए सिक्योरिटी केस में, ताकि कल को वैल्यू कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं जाए, कल को वैल्यू कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं जाए। आप ये ऐसे लिखना अपने पॉइंट एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन बनता है भाई साहब,
और आप पूछे सबसे ज्यादा रिपीटिशन कहाँ पे है, रिपीटिशन कहाँ पे सबसे ज्यादा, तो रिपीटिशन आपको यहाँ मिलेगा। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना, कई बार 2-3 बार आ चुके क्वेश्चन यहाँ से। समझे बच्चे? बोरिंग पार्ट एडवांस बहुत इजी है यार, मैंने बोर्ड ऑर्गेनाइज भी कर दिया इंपॉर्टेंट जो लाइन है ना, मुझे लगता है मुझे इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मुझे इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं, आपको बहुत मैंने सिंपलीफाई करके लिखा हुआ है, जहां जरूरी था मैंने वहां खुद लिख दिया है, जहां भी जरूरी था मैंने वहां पर खुद लिख दिया है आपके लिए। आप क्या करना, मैं इसे पार्ट एक चैप्टर अलग से है, बस उसे देख लेना। सुनिए, क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए, ये फाइल करो ना आप, उसी की बात कर रहा हूँ, इसका जब प्रिंट आउट निकलवाओ इस फाइल का, सुन लो मेरी बात जरा, तो आखिरी में 4-5 पेज ब्लैंक रख लेना, उसे भी स्टेपल कर लेना, जो मैंने बनवाया है ना उसको उसी ब्लैंक पेज में लिख लेना। या दूसरा तरीका ये है, जो आप कर सकते हैं कि प्रिंट आउट निकाल के कॉपी में स्टेपल कर दो एक पेज नोट्स में, ठीक है, जैसे पहले लोग ग्लू लगा के करते थे, तो आपकी इच्छा क्या करना चाहते हैं, जो लिखवाया वो लिख लिया, जो प्रिंट आउट है स्टेपल कर दिया, पहला वाला ठीक है, टेंशन नहीं उसमें, सही बात है मोटा भाई। आगे बढ़ते हैं सर। अरे अपडेट का मतलब ये होता है भाई कि उनका सिविल अब कब जा रहा है, कम जा रहा है, उन सबको देखना पड़ेगा ना भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो जी। अब मैं बता रहा था आपको बैंक की इनकम और एक्सपेंस, ठीक है, सुनिए, आप ये इंश्योर करिए 2-3 बेसिक पॉइंट सबसे पहले तो, कि कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं होगी, ठीक है, पहले बहुत 2-3 बेसिक पॉइंट है। दूसरी बात, इनकम को प्रॉपर अकाउंट में डिस्क्लोज किया गया होगा, ठीक। अगर कोई भी इनकम 1% ऑफ नेट प्रॉफिट है या 1% ऑफ रिसीव्स, 1% एटलीस्ट, तो उसे AS9 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करिए, उसे AS9 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करिए, रिकॉग्नाइज एज पर AS9, पूरी बात सुनना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइज एज पर AS9। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल लॉकर रेंट वगैरह है, आता है बैंक के पास, बहुत कम आता है लॉकर रेंट वगैरह, अगर टोटल रिसीट का 1% से कम है या नेट प्रॉफिट का 1% से कम है, तो फिर AS9 के हिसाब से नहीं, आप उसे रिकॉग्नाइज करिए व्हेन रिसीव्ड, रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव्ड, जब मिल जाए तभी रिकॉग्नाइज करिए आप, ठीक है, जब मिले तभी रिकॉग्नाइज करो। AS9 में तो एनुअल बेसिस पे भी आप कर सकते हैं टाइम बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे जब मिले तभी रिकॉग्नाइज करना आपने, ठीक है। अच्छा, और समझिए इनकम में और क्या देखेंगे, इनकम में देखेंगे जी कमीशन, फीस, ये सब मिलती है बैंक को, लेटर, हाँ, तो उसको टेस्ट चेक कर लो सैंपल बेसिस पे। और जैसे नीरव मोदी वाले केस में क्या गेम डुबा दिया पूरा, कमीशन मिलती है तो कंप्यूटेशन वगैरह चेक कर सकते हैं कमीशन का, ठीक है ना, तो जो भी आपको फीस कमीशन मिली है, ठीक है, इसे टेस्ट चेक कर लो। हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट में, लेटर ऑफ गारंटी में जो कमीशन वगैरह मिलती है उसे चेक कर लो, एज पर द एग्रीमेंट है, कंप्यूटेशन प्रॉपर है, इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, इन केस ऑफ गारंटी जो कमीशन वगैरह मिली है उसे चेक कर लो, उनका कंप्यूटेशन वगैरह चेक कर लो, बस यही पॉइंट लिखना आपको, और क्या फिर रॉकेट साइंस थोड़ी है सर, ठीक है, बढ़िया इजी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछता हूँ एक चीज, ये बताओ बैंक एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे, इंटरेस्ट, चलो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है, ठीक है, सुनते जाना। इंटरेस्ट जो दिया है, वो जो इंटरेस्ट दिया है वो रीजनेबल है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर द आरबीआई रेगुलेशन है, यानी सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट दिया है सेविंग अकाउंट पे कस्टमर को, वो आपके एज पर द बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन है, यानी एफडी पे जो इंटरेस्ट दिया है एफडी पे, वो एज पर द एफडी सर्टिफिकेट है, यानी इंटर ब्रांच बैलेंसेस होते हैं, एक ब्रांच का पैसा दूसरी ब्रांच के पास पड़ा होता है, तो वो जो उस पे जो इंटरेस्ट दिया है वो एज पर द रेट स्पेसिफाइड बाय हेड ऑफिस है, यानी 5 पॉइंट, वेरी इजी, वेरी इजी। इंटरेस्ट का रेट रीजनेबल होना चाहिए, एज पर द आरबीआई रेगुलेशन होना चाहिए, सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है एज पर द बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन, एफडी का जो इंटरेस्ट आपने दिया है एज पर द रेट स्पेसिफाइड इन द एफडी सर्टिफिकेट, और इंटर ब्रांच बैलेंसेस में एज पर द रेट स्पेसिफाइड बाय हेड ऑफिस, ये आपको चेक करना है, बस बहुत इजी है यार, ठीक है, कोई फाइट नहीं है भाई, ठीक है, बस यही है, और क्या टफ बना दूं, टफ बना दूं, रीजनेबलनेस चेक करो, बैंक के रेगुलेशन चेक कर लो, आरबीआई रेगुलेशन चेक कर लो, एफडी केस में एफडी सर्टिफिकेट वाला देख लो जो रेट मेंशन है, सेविंग अकाउंट में बैंक के रूल्स है वो देख लो, इंटर ब्रांच बैलेंसेस में जो रेट स्पेसिफाइड है हेड ऑफिस वो देख लो, और एक पॉइंट और दिया आपका फेवरेट छठवां पॉइंट, ये आप भी परफॉर्म कर लो। एक भाई पूछ रहा है लॉ का चैप्टर वाइज डिटेल बताऊंगा, सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये जो करते हैं ये लॉक करते हो ना, ये है असली बेइज्जती, उस सब्जेक्ट के साथ भी और चैप्टर के साथ भी, पूरा पढ़ने के बाद मेरे को नफरत आती है ऐसे बच्चों से जो चैप्टर वाइज पूछ लेते हैं, इतना पढ़ने के बाद अगर पूछना पड़े और इस पे जाना पड़े अपने को, बेकार सब। मैंने आपको स्टार्टिंग में नॉर्मली बता देता हूँ कितने नंबर क्या आता है, लेकिन मैं फिर भी ठीक है, 55 है ना, ये 55 लेक्चर है, 55 लेक्चर है, 55 तो 12 कंपनी ऑडिट एक बेसिक मिलाकर 50 सेकंड, 11 63 लेक्चर है, बहुत 11 खत्म हो गया भाई, एक 64 मान लो, एक 64 मान लो ऑटोमेटेड का, एक ऑटोमेटेड का 64 मान लो भाई, 64-65 2 घंटे 64 130 घंटे लगते हैं यार, इतना तो लगने है भाई, 130 घंटे लगते हैं, लॉ में लगते हैं भाई टाइम तो 160 घंटे, ठीक है, लेकिन यहाँ बदला फाइनल ले रहा है भाई, यहाँ बदला फाइनल ले रहा है, फाइनल लॉ थोड़ा कम है और थोड़ा ज्यादा, ऑडिट ने हाहाकार मचा रखा है फाइनल में,
सुनो ध्यान से मेरी बात, पूरा नहीं है भैया, बहुत कुछ अलग भी है। हाँ जी, मेरे को कह रहे फोन आया कल परसों, कह रहे पहले ऑर्डर शुरू कर दिए, शुरू करना फाइनल, फिर लॉक करना। मैं करना, मैं कहा भाई खत्म करने में तो जान प्राण वैसे निकलते, मैं कहा दोनों करेंगे, लॉक बाद में नहीं, या तो लॉक दोनों साथ में करेंगे, लॉक अलग करेंगे। क्या होता है, मजा बहुत आता है, फेस टू फेस बहुत पढ़ाया हमने, उसी की रिकॉर्डिंग करते थे, वही सेट करते थे वीडियो वगैरह। अब जब से यहाँ गए एक आध बैच पढ़ाया, उसके बाद इंटरव्यू इतना लग गए, समय नहीं मिला। अब थोड़ा यहाँ से समय निकाल कर शुरू करते हैं बैच, 2 महीने देखते हैं, निकालने शुरू करेंगे। बहुत सारे फाइनल के बच्चे ऐसे सब्सक्रिप्शन लेकर बैठे, उम्मीद करके पढ़ाऊंगा, सही बता रहा हूँ आपको। बताओ जी एक्सपेंस में क्या देखें, बताइए, लिख देता हूँ सिंपल सा, इंटरेस्ट का जो रेट है रीजनेबल है या नहीं, इंटरेस्ट का जो रेट है एज स्पेसिफाइड एज पर आर्बिट्रेरी एक्शन है या नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो दिया गया है ऑन सेविंग अकाउंट वो एज पर द बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन है या नहीं, और जो इंटरेस्ट दिया है ऑन एफडी एज पर द रेट स्पेसिफाइड है या नहीं, ठीक है भाई। जो इंटरेस्ट दिया है इंटर ब्रांच बैलेंसेस में वो एज पर द रेट स्पेसिफाइड बाय हेड ऑफिस है या नहीं, मस्त है, एकदम इजी। एंड कंपेयर द करंट ईयर फिगर्स विद प्रीवियस ईयर फिगर्स एंड एनालाइज द डिफरेंसेस। ठीक है, छोटे मोटे ना 2 पॉइंट बचे हुए हैं, तीन तीन सुन लो। एक तो बचा है ये, तो है, तो मतलब है थोड़ा बेसिक सही पॉइंट, फिर भी चलो। एक बचा है ये, ठीक है। नहीं आज तो नहीं करवाऊंगा भैया, आज तो नहीं करवाऊंगा। क्या हो गया, और एक बचा हुआ है, ये तो खैर आपने इतना पढ़ा हुआ है, अगर रीड कर लो तो हो जाएगा, कहीं से भी देख लेंगे, ठीक है। कल कोई क्लास नहीं है, सैटरडे को क्लास होगी 2 घंटे की रात में ऑटोमेटेड की, देखते हैं जिसमें बचा है वो तो 15-20 मिनट का बचा है, ऑटोमेटेड टाइम मिलेगा बढ़िया, बना रख लेंगे, स्पेशल क्लास होगी ऑटोमेटेड की। हाँ टाइमिंग वही 8 से 10 रख लेंगे, 9 से 11 ऐसे रखूंगा मैं, ठीक है। वो जो टेस्ट है कल आप चेक करोगे, चेक में कुछ नहीं करेंगे भाई, मॉडल आंसर दिया बस, कंपेयर कर लीजिए बस। शर्म नहीं आ रही, क्या कर रहा है नलायक कहीं का, ठीक ठीक ठीक, तरम ब्रश करा दिया सबने, ठीक ठीक ठीक, देखो खैर कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से लाते हो भाई ये टैलेंट, गर्मी में आती है धूप, अपने बाप से कूल, बेटा अकेले रह जाओगे ऐसे चाहिए दोगे तो। क्या भेज रहा है भाई, बाबा इन ऑडिट, बाबा क्या है ये, पागल हो गया है, ब्लॉक हो जाएगा। कल का सिलेबस है 139 से लेकर 142 तक। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये है कनेक्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी गारंटी कैसे करेगी, 20 मान लेंगे तुरंत इनकम रिजर्वेशन के लिए, लेकिन प्रोविजनिंग के लिए एनपीए नहीं मानेंगे तुरंत, स्टेट गवर्नमेंट 90 दिन बाद मानेंगे। बच्चों अब विदा लेने का समय आ गया आपसे इन 3 महीनों के बाद, धन्यवाद मुझे झेलने के लिए, ठीक है। और स्पेशल में इतनी बात नहीं कर पाते हम क्योंकि घर कुछ करने वाले बहुत आते हैं, ठीक है। तो अब शाम का बैच स्टार्ट तो किया बड़ी कष्ट के साथ, लेकिन फिर पता नहीं लगा और बड़ी आसानी से कंफर्टेबली हो गया, और फिर आगे नहीं भाई 2 घंटे क्लास भी आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और अब चीजें सब खत्म ही है, क्वेश्चन कुछ बाकी है, स्टैंडर्ड में कुछ क्वेश्चन 300-500 सीरीज संडे करवाऊंगा, उसके बाद ये बैंक और ऑटोमेटिक क्वेश्चन बचेंगे वो कर लेंगे अपन, ठीक है। तो वो तो करेंगे अपन साथ के साथ, थोड़ा कुछ नहीं है भाई, साथ यहाँ छूटेगा नहीं, क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है ऑडिट का प्लस के अंदर, और अप्रैल में मैं आरटीपी एमटीपी ये सब करवाऊंगा, कुछ एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जिन लोगों से लॉकडाउन में पता होगा कि हम ये करते हैं, ठीक है। आप पूरी आरटीपी सेशन रखेंगे, एमटीपी सेशन रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, उसको जरूर अटेंड करिएगा, जरूर जरूर उसको अटेंड करिएगा, उसे मिस मत करिए, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा। तो लॉक भी रखूंगा, ऑडिट भी रखूंगा, ठीक है ना। एक बार कहूँ ना, आपकी बात सही बात, सही बात सही बात बच्चों, अब की बार 80 बार, अब लगाई तो बेड़ा पार, अब लगाई तो बेड़ा पार, अब की बार 80 बार, सही बात। मतलब जितना मैं दे सकता था वो मैंने आपको दिया, ठीक है। जो मैक्सिमम कर सकते जो मैंने किया, और भी जो भी 1.5-2 महीने बचे हैं एग्जाम में, तो जो भी आपको देना है एडिशनल वो भी मैं दूंगा, कैसा कोई नहीं छोड़ेंगे सर, क्योंकि हमारा टारगेट पहली क्लास से वही था और आज की आखिरी क्लास तक भी वही है, ना कुछ छोड़ा है ना कुछ छोड़ेंगे, ठीक है। और अपन नंबर लेकर आएंगे, अपना जो फोकस है उसको अपने को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। और पॉजिटिव माइंड सेट पढ़िए, उन चीजों में थोड़ा समय कम लगाइए या उन्हें टर्मिनेट करिए, क्योंकि उन चीजों का समय बचा नहीं आपके पास, चाहे सिंगल ग्रुप दे रहे हो बहुत ग्रुप दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत बड़ी बात है मोहित भाई, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब खत्म हो गया बैच तो हो गया भाई, ठीक है। मन तो नहीं करता, देखो आपको लगता होगा सिर्फ आपको बुरा लग रहा है, मुझे लगता है बैच के बाद, लेकिन आपको लगता है टीचर, आपको लगता है, लेकिन लगता है कुछ दिन लगता है, देखो उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, यही नियम है, नियति का नियम यही है, आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर, और अच्छे नंबर लेकर आइए, वही असली इनाम होगा मेरे लिए, ठीक है। और जितनी मेहनत अपन ने की है, 2-4 दिन आपको भी लगेगा, हाँ, हाँ, कि यार ऑन करो लैपटॉप क्लास के लिए, फिर लगेगा यार मैच खत्म हो गया अब तो। ऐसा होता है कई बार, क्योंकि मेरे साथ मेरे को भी लगेगा कि 8 से 10 बड़ा क्रूशियल टाइम जो मैंने निकाला, सही बता रहा हूँ। तो दिन भर पढ़ाते हैं 8 से 10, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा फेवर रहता नहीं शाम पढ़ाने के, लेकिन फिर भी ठीक है, बढ़िया है, जो भी है, सही बात है, पेरेंट्स पूछने की क्लास नहीं है क्या। तो हाँ, पता नहीं चला वैसे कि बहुत सारा टाइम मुझे लगा नहीं है, सही बात। बहुत सारे बच्चे लगातार मैंने देखा है, ठीक है, कि लाइव आए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 100% क्लास लाइव ली है, न जाने मैम कितने ताने सुने होंगे 8 से 10 के लिए। मैं आज बोल रहा था, मैंने कहा आज मैच खत्म हो गया, अब मत रखना 8 से 10 तक है, क्योंकि क्या है, कहीं जाने लायक नहीं बचते आप, भाई कोई काम नहीं कर सकते, कभी मार्केट जाना है, कहीं कोई चीज़ है, किसी के यहाँ जाना है, सब खत्म है। सोशल लाइफ तो जीरो, और सब जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बुला रहा है किसी के यहाँ, डिनर है कुछ है तो ज़्यादा तो सही, लेकिन नहीं जा पाते, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। मतलब 2 घंटे की क्लास रुकी, 8 से 10 फ्रूटफुल थी, रिजल्ट आया। अब अल्टीमेटली और मेहनत करनी है, और आपको मेहनत कराएंगे, अल्टीमेटली पहुंचाएंगे लक्ष्य तक, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और खूब दबा के पढ़िए। मेरा दुआएं मेरी और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ और हमेशा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा बड़ी, अब से ज़्यादा मत बुलवाओ, ठीक है। सेंटी रहेंगे बात के, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते रहेंगे, लेकिन वैसे मुलाकात नहीं होगी जैसे रोज के हिसाब से होती है, इससे बड़ा खराब लगता है, बस बाकी सब क्या है, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, ठीक है।